हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। लेकिन दोस्तों क्या बताया जाए भाई, वीडियो तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। आप लोग देख ही नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे पेपर तो होना नहीं है। और देखोगे भी क्यों? क्योंकि हमारे पास तो भाई कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो है नहीं जो आप लोग दौड़ के आओगे कि अच्छा इनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अच्छा ये तो पढ़ाते अच्छा होंगे, या इनको सब कुछ नॉलेज भी होगा। क्योंकि जिनके पास 1 मिलियन होता है ना, उन्हीं को तो सारा कुछ नॉलेज होता है। बाकी तो सब लोग तो जो ऐसे ही हैं ना। तो इन्हीं 1 मिलियन वाले लोगों ने ही तो आप लोगों को बताया था ना कि पेपर 16-17 दिसंबर नवंबर में होगा। फिर उसके बाद 23-24 नवंबर को करा रहे थे ना पेपर। फिर उसके बाद में जब वो सारी डेट नवंबर की निकल गई तो 8 दिसंबर को पेपर की डेट आ रही थी। 8 दिसंबर को पेपर करा रहे थे। फिर 8 दिसंबर जब अब बीत जाने वाला है, पेपर तो हो नहीं पाएगा 8 दिसंबर को। तो अब उन लोगों की कहानियाँ नहीं आ रही हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में जाएगा। तो ठीक है, जब वो लोग अगर उनके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को लगता है कि वो सही बता रहे होंगे, तो उनकी बात पे यकीन कीजिए। हो सकता है वो बिल्कुल सही कह रहे हों। आप लोग दिसंबर कह रहे हो तो अभी भाई उन्होंने नवंबर में कहा तो 16 तारीख को एक पेपर हुआ, फिर 17 को, फिर 23-24 को भी पेपर हो गया। और फिर उसके बाद अभी 8 दिसंबर को भी एक पेपर हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो वो लोग दिसंबर के लास्ट वीक में कह रहे हैं, तो हो सकता है एक पेपर अभी दिसंबर के लास्ट वीक में भी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही मूर्खों की बात पे आप यकीन करते रहना अच्छा है। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ मई 2022 में के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2022 का है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को जो है ये लोकपाल बनाया गया था। फिर देखिए, मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर को आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भोपाल को किया था, 28 मई 2022 की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? कौन सा गांधार कला जो है किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या हिंदी चीन? तो हिंद यूनानी कलाओं का जो है ये सम्मिश्रण है। ठीक है, इस शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो गांधार ही था। इसी वजह से इसे गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को सर्वप्रथम निर्मित करने का श्रेय जो है इसी शैली के रूप में जाता है। सॉरी, इस शैली के अंतर्गत क्या होता है कि बुद्ध है, बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों की रचना की गई है। अगला 24 नंबर देखेंगे। कोई नहीं यार, ठीक है, सबका समय आता है। अभी 1 मिलियन वाले जो हैं आप लोगों को पागल बना रहे हैं और आप लोग पागल बन रहे हैं, बनते रहिए। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता और लाहौर समझौता। ये समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता कराने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता 1916। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि और शराब। तो बंदरगाह इसमें शामिल हो जाएगा। देखो, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक, उसमें हमारे इसके बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका जो है प्रावधान उसमें किया गया है। संघ सूची जो है वो सरकार की जो संघीय सरकार होता है उससे संबंधित होता है और इसमें कुल 97 विषय हैं। ठीक, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्यों से संबंधित जो विषय हैं वो रखे गए हैं और कुल 66 विषय हैं इसमें। जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित विषय हैं और कुल इसमें 47 विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ऊपर जो बंदरगाह है वो संघ सूची का विषय है। बाकी जो भूमि है, कृषि है और शराब, ये सब आपके राज्य संबंधी, मतलब इनके ऊपर जो नियम होंगे या जो कानून होंगे वो राज्य बनाएगा। जैसे शराबबंदी का कानून जो है वो राज्य लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने कह दिया आपकी जो स्टेट है उसमें शराबबंदी हो जाएगी, ऐसा नहीं, केंद्र नहीं कर सकता। ठीक है, वो राज्य को करना पड़ेगा। 26 नंबर, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन से? आपको पता है आपात स्थिति 3 बार लगी है अपने यहाँ पे। ठीक है, और बाकी इंदिरा गांधी के समय में लगी और एक थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनके समय में लगी थी। तो उस समय पे जो 1975 में थे तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनके समय में लगी थी। जो इंदिरा गांधी के कहने पर जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि का भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। यही समय जो था इसमें
आपको योजना आयोग जो थी उसको भी खंडित किया गया था, ये 2 साल का उसमें भी अवकाश आपको देखने को मिलता है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? कृषि आयकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दस्तूरी कर और टोल कर। अच्छा, देखो, जो हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसके आधार पर अगर देखें तो फिर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है यही जो है राजस्व के स्रोत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जैसे कृषि हो गया, आयकर हो गया, टोल टैक्स हो गया, दस्तूरी कर हो गया, ये सब जो है हमारे किसके हो जाएंगे? सरकारी राजस्व के स्रोत हो जाएंगे। लेकिन जो एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकारी राजस्व का जो है वो स्रोत नहीं होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है वो किसी देश के द्वारा जब दूसरे मुल्क में आने पर जो उत्पाद, जैसे हम मान लो हम अमेरिका से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो वो भारत में आया, तो जब भारत में आएगा, ठीक है, तो जो उत्पाद होते हैं उनको उनकी लागत से जो है कम दाम पर बेचने पे जो डंपिंग कहा जाता है। मतलब जो उनकी लागत होगी, जैसे मान लो अमेरिका का कोई सामान है, ठीक है, अब वो वहाँ बना तो मान लो $5 में है, तो $5 का मतलब लगभग हो गया 8 पंच 40, लगभग 420 रुपये। लेकिन वो यहाँ पे मान लिया 350 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो 350 रुपये में इन्होंने बेचा यही होता है डंपिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो घरेलू उद्योगों का जो सामान है महंगा होने के कारण बाजार में पिट जाते हैं, इसे रोकने के लिए सरकार शुल्क लगाती है। इसे ही क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने सोचा कि यार इंडिया में तो जो है ये चीज़ है तो बहुत ज़्यादा लेकिन महंगी है, और अमेरिका आए यहाँ पे मालूम हुआ 350 रुपये में बेच रहे। अब जैसे मान लीजिए कंघे हैं, अपने वहाँ पे अगर कंपनी बनाएगी तो मान लिया 15 रुपये का कंघा है, मान लिया चाइना आ गई, अब चाइना ने तो कह दिया भाई हमारे यहाँ तो कंघा 5 रुपये का हम दे देंगे, आपके भारत में हम 5 रुपये का कंघा दे देंगे। लेकिन क्या होगा, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो वो जो 5 रुपये वाली चीज़ होगी वो 15 से 20 रुपये की हो जाएगी। अब बेचो 5 रुपये में, कहाँ से बेच पाओगे? तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। चलिए, महानदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? बंगलौर, कटक, बद्रीनाथ और कोटा। तो अगर महानदी की बात करेंगे तो कटक स्थित है, बाकी जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी है, कोटा राजस्थान में पड़ेगा चंबल नदी के किनारे, और बंगलौर जो है वो वृष भारती जो है, ऐसे लिख सकते हैं, वृष भारती, ठीक है, वृष भावती है, भावती। चलिए, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पेट। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कहा जाता है। चलो, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? जो बल आघूर्ण होता है उसकी दिशा क्या होती है? तो लागू बल की दिशा के लंबवत, लागू बल की दिशा के समान, लागू बल की दिशा के विपरीत और त्रिज्या के समानांतर नहीं। बल आघूर्ण की दिशा हमेशा उसके लंबवत होगी। चलिए, और मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या जो अभी यूएमटीएस का पेपर हुआ है उसमें आपको कुछ बुकैब का सेक्शन बहुत ज़्यादा आया था, वो तो आपको पता है, एसएससी हमेशा पूछता है। तो टीसीएस और एनटीए लगभग इंग्लिश के मामले में आपको एक जैसा लेके जाते हैं। तो अगर आपको उन लोगों का बुकैब सेक्शन करना है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका बुकैब सेक्शन पूरा, अभी जितने भी पेपर हुए थे सभी के पूरे टोटल जो बुकैब आए हुए थे उसमें जितने भी सिनोनियम 100-150 सिनोनियम होंगे, 100-150 ही एंटोनियम होंगे, वन वर्ड है 162 के आसपास, और ईडियम्स भी हैं इस तरीके से। तो अगर वो करने हैं तो मुझे बता देना, मैं 1-2 वीडियो में उसको ख़त्म करा दूंगा। वीडियो तो आप लोग देख नहीं रहे हो आजकल। कैपेसिटेंस सी चार्ज और संभावित के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ये Q बराबर सी भी होता है, इसमें कहीं पे दे रखा है Q बराबर सी भी, नहीं दे रखा है। अच्छा, कैपेसिटेंस सी चार्ज और संभावितों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? तो QC भी हो जाएगा फिर संबंध, ठीक है, क्योंकि धारिता C, आवेश Q और विभव बीच, इनके बीच जो संबंध होता है वैसे तो Q बराबर C भी होता है, ठीक है। अगर हम B जो है उसको 1 वोल्ट और C को C बराबर Q अर्थात किसी चालक की धारिता उस वैद्युत आवेश के बराबर होती है जो उस विभव के 1 वोल्ट के वृद्धि करेगा उसके बराबर, तो यहाँ पे इसलिए QCB जो है इनके बीच संबंध QCB के बराबर हो जाएगा। चलो, कांस्य का जो मिश्र धातु है वो क्या होता है? तो कांस्य, तांबा टिन, तांबा जिंक, तांबा लोहा या लोहा और निकेल। तो तांबा और जिंक होता है, तांबा और टिन होता है। तांबा और टिन की जो मात्रा होती है वो उसमें 88%,
और 12%। ठीक, ये होती है इनकी मात्रा। इनका जो उपयोग होता है बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, इनका सिक्कों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि। अगर सबसे बड़े ग्रंथि की बात करेंगे तो जो हमारा शरीर है उसमें लीवर ही एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथियों के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर। त्वचा की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक बार क्या, करीब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि त्वचा की जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, ऊतक या हाइपोडर्मिस। तो जो त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। चलिए 35 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। त्वचा की सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या मेन मेमोरी। तो सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। चलिए 36 नंबर। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन की परत वायुमंडल में किस परत में होती है? अच्छा, लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है वायुमंडल की दूसरी परत होती है और ये पृथ्वी से लगभग 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ठीक है, चलो। किसी व्यक्ति ने पोलैंड के कारको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। ये कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पल्लवी सिंह, जानवी डांगती, बांग जी ई या रातवेनोक इंटनोन। तो जानवी जो डांगेती हैं ये थी। 38 नंबर। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या झारखंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये उत्तराखंड बना था, 12 जुलाई 2022 को इसने लागू किया था। ठीक है, 12 जुलाई 2022। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? तो किसने की थी ये शुरुआत? राजस्थान, असम, झारखंड या उड़ीसा। तो असम ने की थी ये शुरुआत। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? बंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या मुंबई। तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव। ठीक है, ये बाकी ये जो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना के तहत ही इसको जो चालू किया था। ठीक, ताल कटोरा स्टेडियम जो है नई दिल्ली में, हरियाली महोत्सव वहीं पे इसका आयोजन किया था। चलिए, ये जो हमारी जीएस का जो पैटर्न है ये यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जीएस आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं या जो भी पूर्वा पोर्शन जिस तरीके से देख रहे हैं उस तरीके से ना तो मैं संतुष्ट हूँ ना ही कुछ। मेरी कोशिश रहेगी कि बाकी सारी चीज़ों को बंद करके आपको जीएस जो है सिर्फ जीएस आर का जो प्रीवियस ईयर में जो जीएस हुई थी वो आपको प्रोवाइड करने का। तो अब वही प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें लगभग बंद कर देंगे क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आ रहा है। पेपर की भी अभी कोई डेट आई नहीं है तो इसलिए आप लोग जो है वो नहीं देख रहे हो या जो भी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।